स्वागत है आप सभी का पीएम से कहिए अपने मन की बात कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अपर्णा। इस कार्यक्रम के जरिए हम जनता की आवाज को सीधा सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम का सिर्फ यही मकसद है कि हम आपकी आवाज सीधा प्रधानमंत्री तक पहुंचाए, जिसके बाद आपकी समस्याएं और आपकी परेशानियों का समाधान निकाला जा सके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं पीएम से कहिए अपने मन की बात कार्यक्रम की। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में प्रदूषण और कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही और लोगों का हाल बेहाल है। यही वजह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार बेहद गंभीर है और इसी के चलते कड़े कदम भी उठाने की बात की जा रही है। लेकिन इस सब में दिल्ली वासी क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। कोरोना इतना बढ़ता जा रहा है कि पब्लिक परेशान है। सरकार कह रही है लॉकडाउन लगेगा, क्या लगेगा, पब्लिक बेचारी कहाँ जाएगी। ये तो सरकार प्रयास करेगी भाई कोरोना अगर है तो उसको टेस्ट को घर घर टेस्ट किया जाए, घर घर टेस्ट हो जाए तो पता लग जाए कितने आदमी क्या है क्या नहीं है, क्या है विचार। लोगों को मास्क लगा के चलना चाहिए, लोगों को दूर दृष्टि बनाना चाहिए, दूर रहें और अपना अपना बचाव खुद करना चाहिए। सर हमें ना एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, अपने तरीके से चालान भी काट रही है, बहुत बढ़िया है, बहुत बेटर है। मैं तो कह रहा हूँ 500 नहीं 1000 का चालान कर दे यार। ये सो हम सबको खुद सोचना चाहिए ना, हमें क्यों इकट्ठे क्यों जाना चाहिए भीड़ों में। हम अकेले भी जा सकते हैं वहाँ पे और दूरी बना के भी रह सकते हैं वहाँ पे। कोरोना की रोकथाम कैसी होगी दिल्ली में, ये तो सर आप तो देख ही रहे हैं कैसे रोकथाम हो रही है। वैसे पहले भी हो रही थी और अभी भी होगी और आगे भी होती रहेगी। राय क्या है बताओ, आदमी परेशान है। लॉकडाउन लग गो, बाजारों बंद हो गए बीच में, दो पैसा परेशान हो गए, आदमी क्या करे बताओ, किराए पर रहना। अरे कहना का चाह रहे कि रोकथाम कैसे हम ही आप ही लोग सुरक्षा कर सकते हैं, सरकार का कर सका। जब जैसे लगातार कोरोना बढ़ रहा है और जैसे हर प्रकार से लोगों को छूट मिली है त्योहार की, उस प्रकार से मेरे भाई को भी छूट मिलनी चाहिए जो छठ पूजा मनाने के लिए बड़े दुखी हैं। सारे लोग दुखी हैं, इन्हें कैसे भी छठ पूजा की छूट मिलनी चाहिए। वो जान जरूरी है, जान तो बहुत ईद पे भी जरूरी थी और ये दीपावली पे भी जरूरी थी जान, और छठ पूजा पे क्यों नहीं है जरूरी जान। जान तो सब त्योहार पे जरूरी है, लेकिन 2 दिन बाकी रह गए, अगला उदास बैठा हुआ है, इसकी छठ पूजा होनी जरूरी है। सरकार को प्रयास क्या, बड़ी बड़ी मार्केट बंद करनी चाहिए, लॉकडाउन लगाना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन इस प्रकार से किसी टाइम कोई मार्केट खुली, किसी टाइम कोई मार्केट खुली। इसमें कोरोना जो है, देखो मैं सबसे पहली बात कहना चाहता हूँ, लोग अपने आप को बचाते नहीं है सही से, सैनिटाइजर लेके नहीं चलते। दूसरी बात, मास्क लगा ले जहाँ भीड़ भाड़ है और उसके बाद में अब सब सही सलामत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोरोना नहीं होगा। और जैसे छींकते हैं खांसते तो उसमें ज़रूरी है कि मास्क लगाना, और वैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार क्या करेगी, हमें करना पड़ेगा। सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार खाली बता देगी हमें चलना हमें है। कोरोना नियंत्रण के लिए कितना काम कर रही है, सही काम कर रही है वो तो, मगर हम लोग गलत है ना, पब्लिक लोग गलत है। हम लोगों को कुछ हमें करना पड़ेगा। वो तो राय दे सकते हैं ना, एक टीचर स्टूडेंट को बता सकता है, स्टडी किसको करना है, हमें करना है। चलिए बात अब पंजाब की करते हैं, जहां पर किसान आंदोलन के चलते बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का नाता टूट चुका है और इसी के बाद से अब पंजाब में बीजेपी ने सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी के बाद से ये भी देखा जा रहा है कि राजनीतिक गलियारों में हलचल भी काफी तेज हो गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये उठता है कि क्या आखिरकार पंजाब की जनता बीजेपी को स्वीकार करेगी। ऐसा है कि जो इलेक्शन बिहार में हुए हैं, जो उसके नतीजे आए हैं, उससे ये क्लियर हो चुका है बिल्कुल, जिसमें कोई शंका नहीं है कि मोदी जी के साथ आम जनता, युवा वर्ग सब उनके साथ हैं। और जो पंजाब में किसानों को, जो ऑपोजिशन पार्टीज़ जो अपनी गुमराह कर रही हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए, उनको अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है, उसलिए वो किसानों को गुमराह कर रही है कि ये बिल उनके हक में नहीं है। बट ये आने वाले समय में पता चल जाएगा किसानों को भी, और ये किसान भाई ही
वोट करेंगे, वोट करके बताएंगे, इसका जवाब देंगे कि ये जो बिल है वो कितने हक में है। आने वाले टाइम में इसकी आंधी आएगी जब वोटें पड़ेंगी पंजाब में 2022 में मोदी सरकार अपनी सरकार बनाएगी। बिहार इलेक्शंस के नतीजों से एक बात तो जरूर प्रूव हो गई है कि जनता अब विकास को महत्वपूर्ण तवज्जो देती है। उनके हिसाब से जो उनके हितों के लिए कार्य करेगा वही सरकार को वो वोट डालेंगे। एग्जिट पोल्स को धराशायी करके एक बात सामने आई थी कि मोदी सरकार का विकास की तरफ रुझान सबको दिख रहा है। इस हिसाब से अगर मैं पंजाब इलेक्शंस 2022 की बात करूं तो एक बात ज़रूर होती है कि जनता नेशनल लेवल पे जो मोदी की पॉलिसीज़ आई हैं उससे बहुत प्रभावित है। मोदी गवर्नमेंट ने श्री राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन करवाई स्टार्ट, धारा 370 हटाया, मुस्लिम लेडीज़ के लिए ट्रिपल तलाक का जो बिल उन्होंने कराया उस हिसाब से जो उनको जो राहत मिली है इस कूड़ नीति से उन चीज़ों से लेडीज़ का बहुत ज़्यादा भला हुआ है। वो चाहते हैं कि यूथ और लेडीज़ का जो रुझान मोदी की तरफ हो रहा है उस हिसाब से जो हिडन वोटिंग के पड़ेगी उसका बहुत बड़ा एक टू जवाब मिलेगा 2022 में। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिहार की जीत का बीजेपी का पंजाब पे कोई असर नहीं पड़ेगा 2022 के इलेक्शन में, क्योंकि पंजाब में तो बीजेपी का कोई आधार ही नहीं है। ये तो अकाली दल के कारण थी जो थोड़ी बहुत ये सीटें ले जाती थी। अब 2017 में क्या हुआ, इनकी सिर्फ 3 सीटें आई हैं, वो भी इसलिए क्योंकि अकाली दल के साथ इनका अलायंस था। अब तो वो अलायंस भी टूट गया है। अब रही सही कसर मोदी जी ने और निकाल दी, क्योंकि उन्होंने जो किसान मारू पॉलिसी के तहत जो 3 बिल दिए हैं, ये बिल क्या इन बिलों के कारण किसान है जो बेचारे सड़कों पे उतर गए हैं। अब मोदी फैक्टर तो पंजाब में चलने वाला नहीं। 6 सालों में मोदी जी ने किया ही क्या है पंजाब के लिए। पंजाब से तो उन्होंने सतेला व्यवहार किया है। इसलिए ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि पंजाब में मोदी या फिर बीजेपी का कुछ भी हो सकता है। पंजाब में आप देख सकते हैं जब से 4 जून से इन्होंने जो नए कानून लेके आए हैं और वो कानून इन्होंने पास भी कर दिए, जबकि इन कानूनों को पास करने से पहले किसी भी किसान जत्थेबंदी से इन्होंने इसके बारे में बात नहीं की। जिनके लिए कानून बन रहे हैं कम से कम उनसे बात तो करनी चाहिए थी। आप देख सकते हैं पिछले 2-3 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं, पंजाब में ट्रेनें बंद हैं और पंजाब का माहौल जो है वो भाजपा ने और पंजाब की कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल ही ख़राब करके रख दिया है। मोदी सरकार जो पंजाब में चाहते हैं कि वो सरकार बनाए, वो मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल नाकाम रहेंगे। 2022 में जब इलेक्शन होंगे, इससे पहले तो अकाली दल की सपोर्ट से भाजपा के कुछ विधायक भी बन जाते थे, लेकिन अब अकाली दल के साथ इनका अलायंस टूट गया और अब इनकी जो आने वाले समय में 2022 में इलेक्शन होंगे, उस चुनाव के बाद जो रिजल्ट आने वाला है उसमें भाजपा के सभी जो कैंडिडेट हैं उनकी जमानतें पंजाब के लोग जब्त करवाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन जहरीली शराब पीने से मौत के मामले सामने आ रहे हैं और लगातार ये जो मौत का आंकड़ा है बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सरकार अवैध शराब पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है, ये एक बड़ा सवाल है और ऐसे ही कई सवाल उत्तर प्रदेश की जनता के पास भी हैं। आइए जानते हैं। आज को हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी शराब पीते हैं गरीब घर में, वो पैसा केवल व्यर्थ कर रहे हैं और शराब तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इससे बहुत बड़ी समस्या आती है, परिवार में मतलब दिक्कत आती है, जो सब अव्यवस्था होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत नुकसान होता है इससे। दारू से परिवार में लड़ाई होती है, पति पत्नी में लड़ाई होती है। इससे आदमी 100 रुपया कमाता है, 60 रुपये का दारू पी लेता है, 60-40 में घर ले जाता है। ये सब समस्या है। दारू मतलब दारू से परिवार भंग हो जाता है पूरा, और दारू से मेन जरिया है एक्सीडेंट का। उत्तर प्रदेश में शराब बंद होनी चाहिए और होना बहुत ज़रूरी है। लोगों का स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बरकरार रहे। लोग आज पी करके शराब सड़क पर लौट रहे हैं, नाली में लौट रहे हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। शराब बंद होना उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी जिम्मेदारी रही, पूरी मिशन रही कि वो बंद करना चाहते थे, मगर किसी कारण से नहीं बंद हुआ। तो मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए, देश में जो है खुशहाली आए।
लोगों महिलाओं की सुरक्षित रहें, महिलाओं का सम्मान मिले। सर बंद हो जाती तो क्या थी, बहुत अच्छा ही काम होता। बहुत से लोग बर्बाद हो रहे हैं इसी में, शराब पीते हैं। आजकल देखते हैं कि बहुत से एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं, शराब पीकर लोग गाड़ी चलाते हैं, ऐसे वैसे तो बढ़ते ही रहते हैं। इसलिए अगर बंद हो जाए तब तो क्या बात थी, बहुत अच्छा ही रहता है काम। सरकार से क्या मांग करते हो? कि सरकार से मांग यही है कि अगर शराब बंद हो जाती तो बहुत अच्छा ही होता। शराब पर तो अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग शराब पीते हैं, जो कमाते हैं खा लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, तमाम लोग दम तोड़ते हैं, मर रहे हैं। शराब जब ज़्यादा पियेंगे लोग तो गलत शराब आएगी, गंदी शराब आएगी। शराब में सब रासायनिक चीज़ें मिल के आ रही हैं, तब आ रहे हैं जो ज़्यादा बिक्री है, तो इसमें तो अंकुश लगना चाहिए। शराबबंदी युवाओं में बिल्कुल एडिक्ट हो चुके हैं। समाज बर्बाद हो रहा है, घर बर्बाद हो रहे हैं, युवा बर्बाद हो रहे हैं, देश बर्बाद हो रहा है। ये अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी बंद हो जाना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि जो आजकल का यूथ है एकदम शराब की तरफ आगे बढ़ा ही जा रहा है। उसको आना चाहिए फिटनेस की तरफ। अगर नशा ही करना है तो मेहनत का कीजिए, वर्कआउट का कीजिए। इससे बड़ा नशा मेरी नज़र में तो कोई है नहीं है। शराब पी के तो आप नशे में रहोगे, उतनी आपकी डाइट मेंटेन नहीं है, कहीं ना कहीं आपको इतने नुकसान है कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, मोटापा बढ़ता है, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ती है। मेरे सरकार से निवेदन है कि इस चीज़ पर रोक लगाई जाए, अवैध जो है अल्कोहल पे। मैं सोचती हूँ कि सरकार को इस पे तुरंत ही कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये इसमें चूँकि मिथाइल अल्कोहल पड़ता है और इसकी प्रोसेसिंग भी ठीक से नहीं की जाती है और ये बेसिकली घरों में बनती है, तो महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा ताकि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा छापेमारी करनी होगी ताकि ये चीज़ बंद हो। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग अवैध शराब से अकाल मौत के मुंह में चले जाते हैं, और ये सब सरकार जानते हुए भी सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आबकारी विभाग हो, चाहे सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के अन्य अधिकारी हों। जहाँ जहाँ अवैध शराब बनती है या दूसरे स्टेट से नकली शराब आती है, उस शराब पर सिर्फ सरकार इसलिए बैन नहीं लगाती है कि उसे रेवेन्यू मिल रहा है या किसी भी प्रकार से उनकी संलिप्तता है। तो मैं इस बात को कहूँगा कि कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं, हजारों की संख्या में, लेकिन सरकार के इस तरफ कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं करती है। देश भर में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे और इसी के चलते उत्तराखंड सरकार ने बाहर से आने वाले यात्रियों को सड़क सुरक्षा संबंध में जानकारी देने के लिए जगह जगह यातायात जानकारी केंद्र खोलने का भी फैसला किया है और इसी के चलते सड़क सुरक्षा समिति ने सभी जिलों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब देखना यह है कि उत्तराखंड की जनता इन नियमों का कितना पालन करती है और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के बारे में क्या सोच रखती है। देखिए, सबसे पहले बार गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि रोडें खोद रही है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, रोडें भर नहीं रही है। तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि एक साथ सारी रोडें ना खोदें, पहले जिसको पहले खोद दिया है पहले इस रोड को पहले वो करें। अब कह रहे हैं कि पूरे देहरादून में पूरा सिविल लाइन डाल रहे हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट को करना चाहिए कि पहले एक जगह पे काम करें। अब जैसे मैं यहाँ से अपने ऑफिस जाता हूँ विजय पार्क, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर जगह प्रिंस चौक पे भी खोद दिया है, हर जगह खोद दिया है। जो मेरा टाइम आधे घंटे का था वो कम से कम 1.5 घंटे का हो चुका है। बहुत ट्रैफिक लगता है। अब जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है, सबको अपने ऑफिस जाना होता है, तो जल्दबाजी में क्या होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले काम करना चाहिए, प्लानिंग बनाए, एक एक रोड को पहले कंप्लीट करे, फिर दूसरे उस पर जाए। ऐसे नहीं कि पूरे शहर को खोद दिया और बोर्ड लगा दिए कि स्मार्ट सिटी। ये कैसी स्मार्ट सिटी है? अगर पूरा शहर ही खुदा हुआ है तो ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये स्टूपिड सिटी है। जागरूकता अभियान में अब सरकार कहते हैं कि हम चलान काटेंगे, वो चलान भी ठीक है, सरकार काट रही है, लेकिन सरकार को चलान के डर से ज़्यादा ये करना चाहिए कि कैंपेन चलाने चाहिए। उनको बताना चाहिए कि इनसे आगे कितने कितने नुकसान है। अगर आप ज़्यादा स्पीड अप करते हैं, घर में आपको कोई वेट कर रहा है, बजाय कि इसके कि अगर आजकल के देहरादून के लोगों के पास अगर देखा जाए तो और सिटी के कंपेयर में तो यहाँ के लोगों के पास ज़्यादा पैसा है। वो अगर चलान करता है कोई बात नहीं, वी विल पे द चलान, से दे रियली डोंट केयर अबाउट द चलान। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दे नीड टू अवेयर द पीपल, दे नीड टू एडुकेट द पीपल दैट इफ यू स्पीड अप योर व्हीकल इट विल कॉस्ट you and your family as well। हाँ, गड्ढे भी खोद रखे बहुत सारे। अभी जैसे ये आगे हैं, यहाँ पे दुनिया भर के गड्ढे खोद रखे,
वो पीडब्ल्यूडी वाले रोड बनाते हैं, पानी वाले जो है उसको तोड़ते हैं और सब फिर उसको मरम्मत नहीं करते हैं। सरकार को जो है ना अभियान चलाना चाहिए और ये जो यातायात जो है ये कम करनी चाहिए। इसमें वो होता है जो एक्सीडेंट बहुत होते हैं। अब तक रोड पे भी ब्रेकर ज़्यादा लगा रखे हैं और उससे जो गाड़ियाँ वगैरह जो है वो उछल तो किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये सर इससे कोई हादसा नहीं रुक पाएंगे। कुछ पुलिस वाले वैसे होता है ना, बाय टाइम वो कहीं खड़े हैं और हमें किसी रोड से एकदम निकलना है क्रॉसिंग, उससे वो ज़्यादा वो हो जाता है, उससे कुछ नहीं होगा। ये सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। तो उसके लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जैसे कि अपनी सेफ्टी सिलेक्ट करनी चाहिए, हेलमेट वगैरह और हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी जैसे हम चलाते हैं हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और हम जब भी कोई चीज़ चलाते हैं तो उसका एकदम से ध्यान रखते हैं, एकदम से ओवरटेक वगैरह ध्यान रखते हैं ना, आगे पीछे कौन आ रहा कौन नहीं। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है और सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन नई सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश सरकार 19 लाख नौकरियों के साथ साथ घोषणा पत्र में किए गए उन तमाम वादों पर कितना खरा उतर पाती है। आइए बिहार की जनता से ही जान लेते हैं। आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस प्रकार बिहार की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए सरकार को अपना समर्थन दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि पिछले 15 साल के जंगल राज, आतंक राज, अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार जैसे शासन को दोबारा बिहार में लाना नहीं चाहती है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के साथ, नीतीश कुमार का सबका साथ सबका न्याय के साथ यात्रा को अपना समर्थन दिया है। रही बात आपकी बिहार में 19 लाख नौकरी की, और आप ये निश्चिंत रहिए कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की सरकार बिहार के युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर उनकी योग्यता के अनुरूप बिहार में रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी वैकेंसियों में इसे निश्चित रूप से रोजगार देगी, क्योंकि आने वाला बिहार आत्मनिर्भर बिहार बनेगा और आने वाला बिहार संबल बिहार बनेगा। नई सरकार की गठन हुई है, केंद्र बिहार सरकार के साथ है अभी वर्तमान मौजूदा में, तो केंद्र और केंद्र के सहयोग से बिहार में भी प्रयास करेगी एनडीए सरकार। किसी भी तरह से मैं अपने वादे पर खरा उतरूं, इसके लिए प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। हाँ, चलिए बात अब कश्मीर की करते हैं, जहां ठंड का मौसम आते आते कश्मीर की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। सर्दी का ये मौसम जहां एक तरफ पर्यटकों के लिए खुशी का माहौल लेकर आता है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए परेशानियां भी पैदा कर देता है। प्रदेश के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की वजह से स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं स्थानीय लोगों की जुबानी। आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले जो बर्फ़ पड़ी नवंबर में, और ये अच्छा शुगुन है हमारे लिए कि पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी पूरे चिनाब वैली में। और इसी के साथ साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि पिछली बार जब बारिश पड़ी थी, बर्फ़ पड़ी थी, उसकी वजह से जो उधमपुर से यहाँ डोडा में बिजली लाइन आती है उसके कुछ टावर गिर गए थे, जिसकी वजह से हफ्ता 10 दिन पावर नहीं रही थी। और मेन ग्रेविटी जो हमारा पानी का देसा से आता था वो भी टूट गई थी। और हम गुजारिश करेंगे गवर्नर साहब से ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ इस बारे में बिल्कुल डायरेक्शन दी जाए ताकि लोग तंग ना पड़े। हमारा जो मरमत का रोड है, महला का रोड है, गुन्ना का रोड है या यहाँ घाट रोड है, ये सारे बारिश की वजह, मामूली बारिश जब पड़ती है तो स्लाइड्स आ जाती हैं और रोड बंद हो जाती है, लोग बहुत तंग पड़ते हैं। हम ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि अभी मौसम ठीक है, इन चीज़ों को देखा जाए और लोगों को राशन वक्त पर पहुँचाया जाए। आज जो इस वक्त एकदम मौसम जो है चेंज हो चुका है, बिल्कुल सर्दी जो है वो एकदम आ गई है। मैं अर्ज़ करूं कि यहाँ इस वक्त गेहूं की, जहाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा बॉर्डर इलाका है और बॉर्डर के हालात भी ठीक नहीं हैं। कोई दिन ऐसा खाली नहीं होता कि जिस दिन गोलाबारी नहीं होती। उसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो सर्दियों का ये मौसम है, खाकी तेल की अशद ज़रूरत है। राशन चलो कुछ वो जो है हिसाब है, लेकिन इस वक्त सर्दी के हिसाब से लोगों को
तो इसी के साथ आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर आप ही के सवालों के साथ, आप ही के सामने। तब तक के लिए अगर आप चाहें तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अपना एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर हमें हमारी स्क्रीन पर दिए गए नीचे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।